बच्चों, मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत वंशागति एवं आणविक आधार में आरएनए संसार, डीएनए पैकेजिंग एवं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम आरएनए संसार के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर गिलबर्ट ने किया था। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहला जैविक रूप आरएनए था। आपको पता है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहला वायरस टीएमवी बना था और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। यह एक सूत्रीय होता है, अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। आरएनए का रासायनिक संगठन देखें तो आरएनए में 3 अवयव होते हैं। पहला नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा पेंटोज शुगर राइबोज शर्करा और तीसरा फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 क्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में 2 क्षार होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। बच्चों, आपको पता है कि जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है, और तीसरा इसमें फास्फोरिक अम्ल। आरएनए, आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का नाम है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का नाम है ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए यह कोशिका की कोशिका द्रव में पाया जाता है, यह राइबोसोम से जुड़ा रहता है, जबकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और जो ट्रांसफर आरएनए है वह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। यदि संरचना देखें तो एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और राइबोसोमल आरएनए ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसमें फोल्ड पाए जाते हैं। और जो टीआरएनए होता है इसमें ये फोल्ड होकर लूप बनाता है और इसकी जो संरचना बनती है उस संरचना को क्लॉवर लीफ मॉडल कहते हैं। यदि हम कार्य देखें तो जो एमआरएनए होता है यह संदेश वाहक का कार्य करता है। यह डीएनए से सूचनाओं को कोशिका द्रव में लाता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करता है। और जो आरआरएनए है यह राइबोसोम का निर्माण करते हैं, अर्थात ये किसमें पाए जाते हैं, राइबोसोम में। और जो टीआरएनए होता है यह प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल जो एक्टिव हो जाते हैं उनको लेकर आता है और मैसेंजर आरएनए के पास लाकर राइबोसोम की बड़ी यूनिट के पास लाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह ये तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि टीआरएनए के क्लॉवर लीफ मॉडल को देखें तो इसमें 3 प्राइम एंड पर ACC लिखा रहता है, यहीं पर सक्रिय अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। इस आर्म को एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। एक्सेप्टर मतलब ये एक्सेप्ट करता है किसको, अमीनो अम्ल को। दूसरी आर्म का नाम है TSI-C, इसमें स्यूडो यूरेसिल पाया जाता है। बच्चों, ये जो लूप दिख रहे हैं ये लूप इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हुई है। जहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हुई है वहाँ पर लूप है, और जहाँ पर बेस पेयरिंग हुई है वहाँ पर लूप नहीं है। इसमें जो तीसरी आर्म होती है वो एंटी कोडॉन होती है। इसमें वही कोडॉन लिखे रहते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए पर रहते हैं, उसके एंटी रहते हैं। एंटी मतलब विपरीत। यदि मैसेंजर आरएनए पर AUG लिखा है तो इस टीआरएनए के एंटी कोडॉन में क्या होगा, UAC।
तो ये टीआरएनए कंफर्म कर लेगा कि अब मैं इस कोडॉन के लिए इसका अमीनो अम्ल ला सकता हूँ, अर्थात एयूसी कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो अम्ल लेके आएगा, मिथियोनीन। इसी तरह इसमें जो चौथी आर्म है वो है डी आर्म। तो टीआरएनए की संरचना में हमने क्या देखा, एक ग्राही भुजा, इसमें 3 प्राइम एंड रहता है जिससे कि अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है। दूसरा है DHU लूप, जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोयूरेसिल। इस भुजा से एक विशेष एंजाइम जुड़ता है जो टीआरएनए से अमीनो अम्ल को जोड़ता है। तीसरा लूप है T-Cy-C लूप या स्यूडोयूरोसिल। यह लूप टीआरएनए अणु को किससे जोड़ता है, राइबोसोम से। और चौथा है एंटीकोडॉन लूप। इस लूप में 3 क्षारकों का अनुक्रम होता है जो कि एमआरएनए अणु का पूरक होता है, अर्थात जो एमआरएनए पर कोडॉन होगा उसका ये एंटी कोडॉन इसमें लिखा रहेगा। अब बच्चों हम देखते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। आरएनए और डीएनए में अंतर देखें तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, लेकिन केंद्रक के अलावा यह कोशिका के दूसरे कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आरएनए कोशिकाद्रव में भी पाया जाता है और केंद्रिका में भी। डीएनए की संरचना देखें तो ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, अर्थात इसमें 1 प्राइम 5 to 3, तो दूसरी कौन सी होगी 3 to 5 प्राइम। और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। यदि हम दोनों के रासायनिक संगठन को देखें तो दोनों में शर्करा होती है, लेकिन जो डीएनए की शर्करा होगी उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसमें जो दूसरा कार्बन होगा उस पर ऑक्सीजन नहीं रहती है और राइबो शर्करा में दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन रहती है, अर्थात जब राइबो शर्करा के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन डी हो जाती, डी मतलब निकल जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो प्यूरिन के एडिनाइन और गुआनिन और प्रिमिडीन के साइटोसिन और थाइमिन। इसी तरह अगर आरएनए में देखें तो इसमें प्यूरिन तो एडिनाइन और गुआनिन ही होता है, लेकिन प्रिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल रहता है, अर्थात मुख्य जो अंतर है वो यह है कि जो आरएनए है उसमें क्या रहेगा, यूरेसिल, तो डीएनए में क्या रहेगा, थाइमिन। ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, आरएनए में यूरेसिल तो डीएनए में रहेगा थाइमिन। डीएनए में स्वगुणन की क्षमता होती है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा अपने जैसा दूसरा डीएनए बना लेता है, लेकिन यह क्षमता आरएनए में नहीं होती है। यदि हम कार्य देखें तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और आरएनए यह आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाता है और इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अब बच्चों हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, बच्चों आपको पता है कि कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और वो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। तो इतनी छोटी कोशिका में ये डीएनए कैसे रहे, तो इसके लिए डीएनए को हमें क्या करना पड़ता है, पैकेजिंग। इसके लिए जो इसकी आधारभूत इकाई है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। यह नाम आउटेट नामक वैज्ञानिक ने इस आधारभूत इकाई का नाम न्यूक्लियोसोम दिया। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियोसोम 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर सभी क्षारीय जो अमीनो अम्ल हैं वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बेसिक होता है नेचर में। इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो डीएनए है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ऋणावेशित होता है, क्योंकि इसमें कौन सा समूह रहता है, फास्फेट समूह। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। यदि हम न्यूक्लियोसोम की संरचना देखें
तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल, इस तरह 8 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामर। और इस ऑक्टामर के ऊपर ये जो रेड कलर का आपको लिपटा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए। और इस डीएनए में लगभग 200 बेस पेयर रहते हैं। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है, उस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए में H1 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों, यदि हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को देखें तो ये इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि किसी मोती के ऊपर हमने धागा लपेटा है। यहाँ पर मोती के समान क्या दिखेगा, ये ऑक्टामर, और धागे के समान क्या दिखेगा, डीएनए। न्यूक्लियोसोम मॉडल को कॉर्नबर्ग तथा थॉमस नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के ऑक्टामर का बना होता है। इस ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 के कितने अणु होते हैं, 2-2। और प्रत्येक ऑक्टामर के ऊपर क्या पाया जाता है, डीएनए का स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड में लगभग 200 बेस पेयर रहते हैं। ऐसा डीएनए जो 2 ऑक्टामर के बीच में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। और इसी लिंकर डीएनए से जो हमारा शेष बचा हिस्टोन प्रोटीन था वह इससे जुड़ा रहता है, अर्थात H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वह लिंकर डीएनए से जुड़ा रहता है। जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में पुनः कुंडलित हो जाते हैं तो एक जो रचना बनती है उस रचना को हम कहते हैं सोलिनाइड। अब हम चर्चा करते हैं केंद्रीय डॉग्मा या प्रोटीन संश्लेषण। बच्चों, यह कोशिका की बहुत महत्वपूर्ण घटना है प्रोटीन संश्लेषण। इसको समझाने के लिए FHC क्रिक ने एक डॉग्मा दिया, इसे सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। इस डॉग्मा के अनुसार यदि डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यदि एमआरएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम देखने को मिलता है, छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनाकर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अर्थात सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। इस अनुलेखन क्रिया में जो महत्वपूर्ण एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक हॉलो एंजाइम है। ये 2 इकाइयों से मिलकर बना है, कोर एंजाइम और सिग्मा कारक। कोर एंजाइम में 2 अल्फा, बीटा, बीटा 1 और गामा होता है, जबकि सिग्मा कारक में सिग्मा रहता है। आरएनए पॉलीमरेज की यदि हम बात करें और यदि हम प्रोटीन संश्लेषण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखें तो प्रोकैरियोटिक में जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो मात्र एक आरएनए पॉलीमरेज ही तीनों प्रकार के आरएनए बना देता है, जबकि यदि हम यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण पढ़ें तो इसमें 3 प्रकार के आरएनए बनाने के लिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाता है। बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण। तो जो ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है वह 3 चरणों में पूरी होती है, आरंभन, लंबन और समापन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है वह डीएनए के
किसी भी स्थान पर जाकर जुड़ जाता है और वहीं से mRNA का निर्माण आरंभ हो जाता है। यदि सिग्मा फैक्टर जहां जुड़ जाता है वहां से DNA का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद लगातार mRNA बनना शुरू हो जाता है और जैसे ही RNA पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ जाता है तो mRNA का संश्लेषण रुक जाता है। बच्चों, इसको याद रखने का तरीका है, यदि सिग्मा जुड़ता है तो mRNA निर्माण शुरू हुआ और रो फैक्टर जुड़ा तो mRNA का संश्लेषण रुक जाता है। mRNA के ऊपर जो त्रिक क्षार रहते हैं, जो क्षार रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग, खुराना और हॉली नामक वैज्ञानिक ने की। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो mRNA में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों के त्रिक क्रम को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं और यह जेनेटिक कोड अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अमीनो अम्ल कितने हैं, 20 हैं और बेस कितने हैं, 4। तो टोटल 64 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यदि हम जेनेटिक कोड की विशेषताएं देखें तो जेनेटिक कोड में सबसे पहली विशेषता है ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट रहता है, अर्थात कितने क्षार भाग लेते हैं उसमें, 3। और ये कैसा होता है, अल्प विराम रहित, मतलब इसके बीच में कोई कॉमा नहीं रहता। यदि हमने 3 क्षार पढ़ लिए तो एक कोड हो गया और अगले जो क्षार रहेंगे वो किसी अगले कोड के लिए रहेंगे। और तीसरा है, ये कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक कोडॉन का क्षार दूसरे कोडॉन के में भाग नहीं लेते हैं। मान लीजिए हमने पढ़ लिया UAA और नेक्स्ट है AUG, तो UAA का AUG में भाग नहीं लेगा, वो अलग रहेगा। तो एक कोडॉन का क्षार दूसरे कोडॉन के क्षार में भाग नहीं लेता है। और ये कोडॉन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, अर्थात यदि मच्छर में AUG मिथियोनिन को कोड करता है तो वो मनुष्य में भी AUG मिथियोनिन अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। जेनेटिक कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। असंदिग्ध, एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं। मतलब एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ऐसा नहीं कि एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। ये हो सकता है कि एक अमीनो अम्ल के बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, दूसरे को नहीं। अपरासित, एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आरंभन और समापन कोडॉन, हमेशा AUG आरंभन कोडॉन है जो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को, और UGA, UAG, UAA ये क्या है, समापन कोडॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं, क्योंकि ये किसी को भी कोड नहीं करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। अब प्रोटीन सिंथेसिस का जो दूसरा चरण है वो है ट्रांसलेशन। mRNA से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहला चरण है अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। अमीनो अम्ल कोशिका द्रव में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। ये अमीनो अम्ल ATP से क्रिया करके सक्रिय हो जाते हैं और बनाते हैं अमीनो अम्ल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये जाके किससे जुड़ता है, tRNA से। ये कॉम्प्लेक्स जाके tRNA की 3 प्राइम एंड से जाकर एक्सेप्टर आर्म पर जाकर जुड़ेगा और फिर ये जुड़ने के बाद tRNA कहाँ जाएगा, mRNA के पास। तो mRNA के पास जब जाएगा तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाएगा, आरंभन हो जाएगा। तो आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का आरंभ किससे होता है, मिथियोनिन से, क्योंकि इसके आरंभिक कोडॉन का क्या है, AUG, और AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। तो मिथियोनिन किससे क्रिया कर लेता, फॉर्मिक एसिड से, और क्या बना लेता, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। ये मिथियोनिन इसलिए फॉर्माइलेटेड कर देते हैं क्योंकि यह आगे किसी और अमीनो अम्ल से ना जुड़े।
तो जो mRNA होता है उससे पहले छोटी इकाई जाकर जुड़ती है राइबोसोम की 30S और उसके बाद जुड़ती है बड़ी इकाई राइबोसोम की 50S। आपको पता है कि 30 और 50S राइबोसोम की सब यूनिट तभी जुड़ती हैं जब कि mg की मात्रा पर्याप्त हो। यदि mg की मात्रा कम होगी तो ये दोनों इकाइयां एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जो 50S सब यूनिट होती है उसमें दो स्थान होते हैं, एक पेप्टाइडल साइट और एक होती है अमीनो एसाइल साइट। जो अमीनो एसाइल साइट होती है उस पर अमीनो अम्ल आते जाते हैं और पेप्टाइडल साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और जो पुराना वाला टीआरएनए होता है वो बाहर चला जाता है। तो नए अमीनो अम्ल और पुराने अमीनो अम्ल के बीच कार्बोक्सिलिक समूह और द्वितीयक अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह लगातार पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो लास्ट में जब mRNA के पास राइबोसोम पहुंचता है, राइबोसोम की 50 इकाई पहुंचती है, तो यदि वहां पर UAA, UGA या UAG इनमें से कोई भी कोडॉन आ जाता है तो प्रोटीन संश्लेषण का समापन हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दृढ़ीकरण में क्या होता है कि इसकी जो राइबोसोम की जो 50S इकाई होती है उसमें कितनी साइट होती हैं, दो साइट होती हैं, एक पेप्टाइडल साइट और दूसरी ए साइट। ए साइट पर हर बार नए नए अमीनो अम्ल आएंगे और पेप्टाइडल साइट पर पुराने अमीनो अम्ल और नए अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के मध्य क्या बनता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा तो पुराना वाला जो टीआरएनए है वो वहां से अलग होता जाएगा और फिर नया अमीनो अम्ल लाने के लिए नया टीआरएनए आएगा। तो वो नया अमीनो अम्ल जो पहले से जुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता हुआ चला जाएगा और जो 50S इकाई वो आगे की तरफ खिसकती हुई चली जाएगी। और जैसे ही mRNA पर समापन कोडॉन UAA, UGA या UAG इनमें से कोई भी आ जाता है तो वहां पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह कोडॉन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा आरएनए संसार के अंतर्गत 3 प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। फिर पढ़ा डीएनए पैकेजिंग, इसमें पढ़ा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है, सोलेनाइड। और सोलेनाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। और क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड मिलके क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। और फिर पढ़ा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण 2 चरणों में पूर्ण होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। आज हमने ये भी पढ़ा जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं पढ़ी। ट्रिपलेट कोड अल्प विराम रहित, अनतिव्यापी, सार्वत्रिक, असंदिग्ध और अपरिभाषित, ये जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। इसमें बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं लिखिए, अनुलेखन किसे कहते हैं और डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल को भी चित्र सहित समझाइए। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।